मैं एक बोल्ड चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि शायद से तुम्हें पसंद ना आए। तुम्हारी जो स्मार्टनेस है, तुम्हारा जो दिमाग है, जिसकी वजह से तुम अंदर ही अंदर सोचते हो कि मैं सबसे ज़्यादा बेटर हूँ, शायद से वही स्मार्टनेस आज रीज़न बन चुका है कि क्यों तुम्हारी जेब खाली है और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। और नहीं, स्मार्टनेस से मेरा मतलब पीएचडी और रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जो लोग असल ज़िंदगी में स्मार्ट है और उनकी एक्सपर्टीज़ ऐसी फील्ड्स में है, उनकी जेबें खाली तो बिल्कुल भी नहीं है और उनकी लाइफ भी खाली नहीं है। मैं एक ऐसे स्मार्ट इंसान की बात कर रहा हूँ जिसे लगता है उसे अपनी लाइफ में सब कुछ पता है, बस जीतने के अलावा। और अगर तुम भी एक ऐसे स्मार्ट इंसान हो तो चांसेस है कि तुम रोज़ बैठकर ओशो सुनते हो, तुम किताबें पढ़ते हो और तुम अगले 10 साल तक की अपनी लाइफ की प्लानिंग करके बैठे हो कि आज मैं ये वाला एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मैं इसमें सक्सीड होऊंगा। और तुम अपनी लाइफ में अगले 10 साल की स्ट्रैटेजीज़ ले आउट कर चुके हो। और जहाँ पे तुम स्ट्रैटेजीज़ बनाए जा रहे हो, वहीं पे इंस्टाग्राम पे एक दूसरा इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बेच रहा है और वो महीने के 1-2 लाख आराम से कमा रहा है। अब ज़िंदगी में ऐसा होता क्यों है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। अब पहला ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ और जो हो सकता है कि तुमने भी बहुत जगह पे सुना हो, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। अब इसका बेसिक मतलब होता है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ओवर थिंक करते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें हर तरह का डेटा चाहिए होता है, हर तरह के एंगल्स चाहिए होते हैं हर सिचुएशन के। मान लो अगर वो एक तरह का ऐप या फिर वेबसाइट बना रहे हो, उन्हें हर चीज़ ऑप्टिमाइज चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मार्क ज़करबर्ग हमारा फेसबुक का ओनर और अब वो इंस्टाग्राम को भी ओन करता है और वो हमारी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ऐड का एम्पायर चला रहा है। वो ऐड से पैसे कमाता है। तुम्हें पता है जब उसने फेसबुक को लॉन्च करा था, वो बहुत क्लंकी सी वेबसाइट थी और उसे यूज़ करना इतना ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं था जिसकी तरफ एक यूज़र अट्रैक्ट हो। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और मार्क ज़करबर्ग से भी ज़्यादा स्मार्ट लोगों ने फिगर आउट करा कि एक फेसबुक से भी बेटर ऐप कैसे बनाना है, तब तक मार्क ज़करबर्ग के पास एक चीज़ थी जो कि उन दूसरे स्मार्टर लोगों के पास नहीं थी। उसके पास था मोमेंटम, मार्केट शेयर। अब हम इसी एग्जाम्पल को एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करने वाले हैं जिसे एक परफेक्ट ऐप बनाना है और वो 2 सालों से इसकी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में लगा हुआ है, इसकी रिफाइनिंग कर रहा है और अपने आसपास के दोस्तों से ही इसके रिव्यूज़ ले रहा है और उसकी जेबें आज भी खाली ही हैं 2 साल से। अब इससे हमें समझ आता है कि आइडियाज़ डोंट विन, एग्जीक्यूशन डज। अब यहीं से पैरालिसिस एनालिसिस से हम आ जाते हैं कर्स ऑफ अवेयरनेस पे। और ये एक पर्सनली ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। जो लोग अक्सर स्मार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की अपसाइड दिखने से पहले उस चीज़ की डाउन साइड दिखती है। वो हर तरह के पोटेंशियल गड्ढे को नापते हैं कि कहीं वो उस गड्ढे में गिर ना जाए। अब यहाँ पे तुम लो स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल एक नॉर्मल ओवर थिंकर के साथ में। हम सबको पता ही होगा कि स्टीव जॉब्स एप्पल और आईफोन का आज दिन पे बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसे स्पेक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जैसे कि आज मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे फ़ोन में 8 GB रैम है और मेरे फ़ोन में A17 Pro वाला प्रोसेसर है, लेकिन स्टीव जॉब्स को पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और तो और उसे मार्केट डेटा से भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था, वो था उसका विजन, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी। वो जो चीज़ कर रहा था उसे उसके अंदर पूरी तरह से विश्वास था। और उसी जगह एप्पल के 100 अलग अलग तरह के टेक्निकली ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे और उन्हें डर लगता था कि इस फ़ोन में ये कमी ना आ जाए, वो कमी ना आ जाए, और उन्हें ये फ़ोन शिप करना ही नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था ये फ़ोन अभी रेडी नहीं है। और क्या पता इस चीज़ के पीछे सच्चाई भी हो सकती है, पर स्टीव जॉब्स का जो विज़न था वो इन टेक्नोलॉजिकल स्पेक्स के बारे में ना जानते हुए भी अपने से स्मार्ट इंजीनियर्स को गाइड करता था कि हमें मार्केट में सबसे पहले एग्जीक्यूशन करनी है। आइडियाज़ तो और आते रहेंगे और इसीलिए आईफोन मार्केट में सबसे पहला वाइडली अवेलेबल टच स्क्रीन फ़ोन था। अब इसी एग्जाम्पल को स्टीव जॉब्स जैसे इंसान से हटके थोड़ा सा अपने घर के पास ले आते हैं, यानी कि मेरे और तुम्हारे जैसे इंसानों के पास। एक मेरे जैसा इंसान जो कि लुक्स मैक्सिंग की नीश में है और मेरे आसपास के सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, वहीं उस जगह पे मैं हूँ जिसे एथिक्स की इतनी ज़्यादा केयर है कि मैं किसी भी एक इंसान का जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से पहले ही परेशान है, उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं। और अगर वो अपना डिसीजन ले रहा है पैसे को यूज़ करके, तो मतलब उसे मेरे ऊपर एक ट्रस्ट है जो कि मुझे भी खुद के ऊपर नहीं है। और मुझे लगता था कि अगर मैंने अपनी सर्विसेज को लेकर चार्ज करा तो मुझ में और एक दूसरे इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा, मैं दूसरे इंसान से कैसे बेटर बनूंगा। लेकिन मेरा फोकस था कि मैं दूसरे इंसान से बेटर कैसे बनूंगा, लेकिन मैंने वहाँ पर एक मेन चीज़ इग्नोर कर दी कि ये जो मेरी अवेयरनेस है जो मुझे नोबल बना रही है बहुत, कि भाई मैं कम से कम खुद को बेच तो नहीं रहा, यही मेरी अवेयरनेस है जो कि मुझे पीछे खींच रही है कुछ भी अचीव करने से। अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। अब थोड़ा सा रियल होकर बात करते हैं।
जिन लोगों को हम थोड़ा बहुत डम समझते हैं वो लोग सक्सीड ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो फेल होने के लिए हर चीज़ दांव पे लगाने के लिए तैयार होते हैं। लोगन पॉल ने अपनी पूरी की पूरी रेपुटेशन को रिस्क कर दिया अलग अलग तरीके के स्टंट्स करने में, पब्लिसिटी वाले, और अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज में आने के लिए। क्या ये चीज़ स्मार्ट थी? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या उसे सक्सेस मिला? इस बात की कोई दो राय नहीं है कि आज वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। उसने जो अटेंशन वाली इकोनॉमी होती है उसे सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया और वो जीत गया। अब इसी सेम डायरेक्शन पे हम एक लोगन पॉल जैसी ही रेपुटेशन वाले यूट्यूबर की बात करते हैं जिसका शायद तुमने नाम सुना हो। वो है iDubbbz, जो कि अपने कंटेंट कॉप की वजह से बहुत फेमस था। उसमें एक सीरीज़ थी जहाँ पे वो अलग अलग यूट्यूबर्स का करियर एंड करता था, क्योंकि या तो वो यूट्यूबर स्कैम करते थे अपनी ऑडियंस के साथ या तो वो फ्रॉड करते थे। और वहीं पे iDubbbz कभी भी क्लेम नहीं करता था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो इसका ऑपोजिट करता था। वो दिखाता था कि वो कितना बुरा इंसान है और फिर भी ये इन दूसरे इंसानों से बेटर है। लेकिन यही कुछ टाइम पहले iDubbbz ने क्या करा, जो उसकी रेपुटेशन थी जिसकी वजह से वो बहुत फेमस था कि वो एक बुरा इंसान है, फिर भी वो दूसरे बुरे इंसानों से ज़्यादा बेटर है, उसने इस रेपुटेशन को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की। उसने क्लेम करना स्टार्ट करा कि वो ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। वो अपनी ऑडियंस, जो कि बहुत ज़्यादा एजी ऑडियंस थी, उनके लिए वो ऐसी ऐसी गंदी और बुरी हरकतें करता था। अब यहाँ पे उसने एक टैक्टिक को, एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करा कि जैसे जैसे उसकी लाइफ में ग्रोथ हुई, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में असल में अपनी उम्र से बड़ा हुआ, उसने सोचा कि मैं इमेच्योर तो बहुत टाइम से हूँ, अब मैं मैच्योर होता हूँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसने पूरी तरह से अपनी रेपुटेशन को एक गलत तरीके में चेंज करने की कोशिश की, उसका ब्लेम ऑडियंस पे डालने के लिए। और उसका रिजल्ट क्या मिला? जो उसका स्मार्ट डिसीजन था कि अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा और चेंज होगा, उस डिसीजन ने iDubbbz के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। अब इसी चीज़ को हम सर्वाइवरशिप बायस बोलते हैं, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग जो लोगन पॉल था, जिसने डम चीज़ें करी, अलग अलग तरह के स्टंट्स करे, और वो कभी भी एक बारी में पूरी तरह से बदला नहीं। आज भी उसकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन है कि वो एक बुरा इंसान है और उस जैसे लोगों की सोशल मीडिया पे कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी वो सक्सेसफुल है। और वहीं iDubbbz, जहाँ पे उसने मैच्योर होने की कोशिश करी, वो फेल हो गया। तो मोस्ट लोग सोचेंगे एक डम और बैड इमेज होना एक गुड इमेज होने से बेटर है, पर इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, iDubbbz ने गलत तरीका यूज़ करा। वहीं पे जहाँ पे लोगन पॉल था, भले ही उसकी इमेज गंदी थी, पर उसने स्लो और स्टेडी चेंज करा, जो कि लोगों ने अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। स्मार्ट लोग अक्सर एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो पब्लिक की नज़रों में एक फेलियर नहीं बन के रहना चाहते हैं, और इसी फेलियर को अवॉइड करके वो अवॉइड करते हैं रिस्क, और उसी रिस्क जिससे उन्हें मिल सकता था रिवॉर्ड। और यहीं पे जो हमारा डम इंसान है, वो लाइफ को स्लॉट मशीन और बैटिंग की तरह देख रहा है, और बीच बीच में वो जैकपॉट्स भी हिट कर रहा है। और हाँ, सर्वाइवरशिप बायस रियल होता है। हर एक लोगन पॉल के लिए हर एक दूसरा यूट्यूबर है जो कि आज तुम्हें दिखेगा भी नहीं, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर बैठे हैं। तुम उन्हें नहीं देखोगे जो कि कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और आज वो नज़र में भी नहीं है, रेडार में भी नहीं है। अगर तुम्हें लाइफ में खेलने से ही डर लगता है तो तुम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर ही क्यों रहे हो। अब इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में बात करके, जिसका नाम है करिश्मा ओवर कॉम्पिटेंस। अब करिश्मा एक क्वालिटी होती है कि तुम लोगों को कितने ज़्यादा चार्मिंग लगते हो, और कॉम्पिटेंस का बेसिक मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है कुछ चीज़ को अचीव करने की। अब लाइफ का तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें हमेशा करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस ट्रम्प्स करेक्टनेस। और सेम जगह पे अगर तुम्हारे पास करिश्मा है तो तुम्हें IQ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं। वो अलग अलग चीज़ें बोलता है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी तरह की चीज़ें बोलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक बहुत बड़ी सी दीवार बनाने वाले USA में जिससे इमिग्रेंट्स ना आए। पर वो ये सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें, ऊट पटांग चीज़ें बोलता है एक कन्विक्शन के साथ, यानी कि उसकी बातें सुनकर ही हमें पता चलता है कि ये जो बातें कर रहा है ये इतनी ऊट पटांग है, पर इसीलिए हमें इसका रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इसलिए काम करती है, और आज उसके इतने सारे सपोर्टर्स इसीलिए हैं क्योंकि वो चीज़ों को एक सर्टेनिटी के साथ बोलता है। और लोगों को प्रॉमिसेस से ज़्यादा सर्टेनिटी पसंद है कि तुम अपने प्रॉमिस के ऊपर एक्ट भी करोगे। और उसी जगह पे अगर एक स्मार्ट इंसान है, वो कुछ भी करने से पहले अलग अलग तरह के डिस्क्लेमर्स देगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, बट इसमें ये दिक्कतें हैं, और इस चीज़ को करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और ये चीज़ दूसरे इंसान को दिखाती है उसकी अनसर्टेनिटी। सामने वाला इंसान जो कि तुम्हारी पिच सुन रहा है, उसे लगेगा कि ये कितना ज़्यादा अनश्योर है, और वो एक तरह से बिलीव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम उसे अपने प्लान के साथ साथ उस प्लान की मुश्किलें भी बता रहे हो। और जहाँ पे अगर सामने वाला इंसान तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा
तो वो चीज़ तुम्हारे खुद के ईगो पे हर्ट होगी और शायद तुम भी खुद के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप और तुम्हारे जैसे इंसान में एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। तुम दे रहे हो एक एकेडमी का लेक्चर और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है एक टेड टॉक। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक एकेडमिक लेक्चर ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा, बट वहीं पे एक टेड टॉक ज़्यादा एंगेजिंग होती है और लोग टेड टॉक को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये चीज़ हर जगह होती है, जॉब इंटरव्यूज़ में, लाइफ में, स्टार्टअप्स में और यूट्यूब पे भी। अब हम इस टॉपिक से थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं और हम आते हैं द स्मार्ट ईगो पे। स्मार्ट होना हमेशा एक तरह के ईगो के साथ आता है। तुम्हें लगता है कि तुम सेल्स से ऊपर हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इतने अच्छे आइडियाज़ है कि वो खुद ब खुद चलेंगे, तुम्हें उनकी सेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद को मार्केट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, ये फैंटेसी है। जहाँ तुम्हारा विश्वास इन सब चीज़ों पे है, वहीं पे एक दूसरा इंसान है जो कि फाइवर पे है और वो रेडिट से उठाई हुई एडवाइस को बेच रहा है। वो जानते हैं कि ये स्पेशल नहीं है और कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता। और यहीं पे तुम हो भाई, अपनी परफेक्ट 5000 वर्ड की थीसिस लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो एक, और तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम्हारे दोस्त भी उस चीज़ को पूरा एंड तक पढ़े। तो एग्जीक्यूशन के अंदर जो ह्यूमिलिटी होती है, एक हम्बलनेस होती है एग्जीक्यूशन के अंदर, वो हमेशा आइडियाज़ के ऊपर एरोगेंस, अकड़ होने से बेटर होती है। अब एक और रीज़न आ गया हमारा क्यों स्मार्ट लोग इतने पैसे नहीं कमाते, वो आ गया इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अक्सर नॉलेज को अपने आसपास होर्ड करके रखते हैं, उसे दबा के रखते हैं, अपने आसपास सीमित रखते हैं। उन्हें लगता है वो और ज़्यादा नॉलेज को जमा कर ले, और ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर ले और फाइनली जाकर वो रेडी हो जाएंगे। तुम भी अपनी लाइफ में एक ऐसे ना ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होगे जो कि हमेशा थोड़ा सा और लर्न करने की सोचता रहता है। उसका कभी भी पेट नहीं भरता, वो हर यूट्यूबर के पॉडकास्ट को सुन चुका है और हर तरह की प्रोडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ चुका है, बट आज भी उसका वो साइड हसल स्टार्ट नहीं हुआ जिसकी वो पिछले 2 सालों से बातें करता आ रहा है। वो आखिर में ये सब करता क्यों, उसे ये सब करके मिल क्या रहा है? अब अगर तुम इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के बारे में पढ़ते रहते हो, तो मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई के साथ वाकिफ़ करना चाहता हूँ कि ये करके तुम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, तुम प्रोडक्टिव हो नहीं। लर्निंग का मतलब बिल्डिंग नहीं होता और नोट्स बनाने से रिजल्ट्स नहीं मिलते, और सोचने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कर रहे हो, पर तुम फील ज़रूर करते हो। अब तुम्हें सीखने की ज़रूरत है कि आखिर में असली में चीज़ जीतती कौन सी है, व्हाट एक्चुअली विंस। अब इलॉन मस्क स्मार्ट है, पर ये रीज़न नहीं है कि क्यों वो जीतता है। वो जीतता है क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करता है, वो बोल्ड मूव्स लेता है, ऐसे मूव्स जो कि किसी और ने लेने ना सोचे हो। वो पब्लिकली अक्सर फेल भी होता है, तुमने देखा ही होगा उसका मजाक कितना ज़्यादा बनता है। कभी कभार तो वो ओवर प्रॉमिस भी कर देता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर देता है जो वो कर नहीं पाता, पर वो ये सारी चीज़ें कर रिस्क को इन्विटेशन दे रहा है अपनी तरफ। वो सक्सीड अपने IQ की वजह से नहीं करता, वो सक्सीड सिर्फ और सिर्फ बिलीव्स की वजह से करता है और अपने ब्रूट एग्जीक्यूशन की वजह से करता है। तुम्हें अगला इलॉन मस्क बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस के पीछे छुपना बंद करना है और असल में चीज़ों को शिप करना स्टार्ट करना है। अब शिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम किसी प्रोडक्ट को ही बेचो। तुम्हारा ब्रांड का आइडिया था, जो चैनल का आइडिया था, जो तुम्हारा आइडिया था कि तुम एक सर्विस स्टार्ट करोगे, या फिर हो सकता है तुम्हारा एक प्रोडक्ट को लेकर भी आइडिया रहा हो, उन आइडियाज़ को शिप करना स्टार्ट करो और फिर तुम्हें उनके रिजल्ट्स मिलेंगे और उन रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर अडेप्ट करना सीखो कि तुम्हें क्या बदलना है, क्या एडजस्ट करना है, और उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करो। तो अब ये रही फाइनल सच्चाई तुम्हारे सामने। जो दुनिया है वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज़ है उसके लिए पैसे नहीं देने वाली। तुम्हें पैसे अगर मिलेंगे, तुम्हारी जेबें अगर भरेंगी, भारी होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ तब होंगी जब तुम उन आइडियाज़ का कुछ ना कुछ कर पाओ। और तुम हर तरह के स्मार्ट हो सकते हो, तुम थॉटफुल हो सकते हो, तुम कैलकुलेटेड हो सकते हो, और हो सकता है तुम्हारा IQ भी हाई हो और तुम बुक स्मार्ट भी हो, बट अगर तुम एक्ट ही नहीं करते तो मेरे भाई यू माइट एज वेल बी अ घोस्ट। तुम एक भूत की तरह हो जिसकी प्रेजेंस लोग सेंस नहीं कर पाएंगे अपने आसपास। वो खाली सिर्फ और सिर्फ बातें करता रहेगा, खुसफुसाता रहेगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा ही स्मार्ट हो और तुम गरीब नहीं रह सकते तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारे दिमाग की वजह से, शायद से अब टाइम है तुम्हें उस चीज़ को, उस बात को प्रूफ करने का। क्योंकि जिन लोगों को तुम डम बोलते हो, जिन लोगों का तुम मजाक उड़ाते हो अक्सर ऑनलाइन, वो लोग असल दुनिया में है, उनका मजाक बन रहा है और वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और तुम सिर्फ और सिर्फ खाली बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे, और वो तुम्हारे ऊपर है। और ये जो बर्डन है खाली बैठने का, वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही झेलने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी बातों का तात्पर्य समझ आया हो तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हारा कोई भी ओपिनियन या फिर कमेंट हो वो क्वेश्चंस में ज़रूर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।